Welcome back. Good morning, children. Welcome back. Before starting the topic, next topic, let's revise the points what we have discussed earlier. आगे शुरू बढ़ने से पहले हम पिछले लेक्चर के कुछ पॉइंट्स रिवाइज कर लेंगे, फिर से एक बार पॉइंट्स पे पढ़ लेंगे. We have discussed what? First point, hunger, hardship and popular revolts during the age of revolution. फ्रॉम 1830 टू 1848 हमने क्या पढ़ा था? क्रांतियों के युग के समय भूख, कठिनाई तथा जनविद्रोह. सेकेंड पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग 1813-1848 यानी 1830 में आर्थिक संकट का स्वरूप. नाउ चिल्ड्रन, वी आर नेक्स्ट टॉपिक टुडेज लेक्चर टॉपिक इज 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. यानी आज का जो है वो है टॉपिक है, शीर्षक है 1848 यानी 1848 का उग्रवादियों की क्रांति. नाउ लेट्स डू द फर्स्ट पॉइंट. द फर्स्ट पॉइंट इज कि 1848 रिवॉल्यूशंस लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि 1848 रिवॉल्यूशंस लेड बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास यानी 1848 की क्रांति शिक्षित मध्यवर्गीय ने नेतृत्व किया था. मे चिल्ड्रन, द along with the means कि along with the poverty, hunger, unemployment, starving of peasants, workers in many European nations in 1848, a revolution led by the educated middle class was also going on. मैं कहने का मतलब ये है कि 1848 में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि 1848 में भुखमरी ऑफ किसानों की भुखमरी, भूख, बेरोज़गारी, गरीबी होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दी शॉर्ट कमिंग्स, इनके बावजूद भी 1848 जो है वो क्रांतियों का युग रहा है, जो कि मध्यवर्गीय शिक्षित वर्ग ने इसका नेतृत्व किया इन क्रांतियों का. So the second point is 1848 European nations like Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire existed not as independent nations. Means कि 1848 में बहुत सारे ऐसे यूरोपियन देश थे जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य जो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नहीं थे. इट मीन्स कि in 1948 many European nations like Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire did not exist as an independent nation states. ये नेशन मतलब ये बहुत सारे ऐसे देश थे यूरोपियन देश 1848 में जो कि ये स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य नहीं थे, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, ये स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नहीं थे. फिर क्या, व्हाट हैपेंड देन एंड द थर्ड पॉइंट इज कि मेन, women of middle class, of liberal views, they combined their demands. And what were their demands? First is creation of nation state based on parliamentary principles. यानी जो इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा कि बहुत सारे नेशन स्टेट जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं थे, तो इसका क्या हुआ कि जो बहुत सारे पुरुष, जो महिलाएं थी, जो मध्यवर्गीय उदारवादी विचारधारा के थे, उन्होंने कंबाइंड होकर मिलकर मांग की किस चीज़ की? पहले राष्ट्र राज्य निर्माण की जो संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो. इट मीन्स कि देयर men and women of the liberal middle class combined their demands. And what were their demands? पहला था आपका कि टू क्रिएट द इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स. मैं कहने का मतलब था कि राष्ट्र राज्य का निर्माण करना जो कि संसदीय सिद्धांत पर हो. यानी देयर डिमांड्स, वी कैन स्टडी देयर डिमांड्स इन पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट आपका है उनकी डिमांड्स क्या थी. जो ये मध्यवर्गीय उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, उन मैंने महिला और पुरुष, उनके क्या डिमांड्स थे? पहले आपका डिमांड था
फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट बेस्ड ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल, जैसा कि एज आई टोल्ड यू, जैसा कि हमने बताया कि पहला उनका था कि संसदीय सिद्धांत पे आधारित एक राष्ट्र राज्य का निर्माण होना। दूसरा था फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की आज़ादी, यानी प्रेस को आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस। देन थर्ड उनके डिमांड था फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी उनको यूनियन या संगठन बनाने की भी आज़ादी हो। नाउ द फोर्थ पॉइंट ऑफ दिस डिमांड कि आइडिया ये जो आइडिया था लिबरल का, ये जो उदारवादी आइडिया था, विचार था लिबरल, कहाँ पहुँचा? रीच्ड जर्मनी ऑल्सो, in which middle class included professional businessmen, prosperous artisan. They met at Frankfurt city in Germany to vote for German National Assembly. मीन्स कहने का है कि फोर्थ पॉइंट ये है, मतलब ये कि जो ये उदारवादी विचारधारा रखने वाले जो व्यूज़ थे, जो उदारवादी जो विचारधारा थी, वो जर्मनी भी पहुंचा और वहाँ पर जो मध्यवर्गीय लोग थे, जैसे व्यापारी है या धन संपन्न कलाकार जो थे, जिनके पास अच्छा खासा पूंजी होती थी, वो फ्रैंकफर्ट शहर में, जर्मनी के एक फ्रैंकफर्ट शहर में वो मिले। वहाँ पे वो इकट्ठे हुए। और क्यों इकट्ठा हुए? ताकि वो एक राष्ट्र सभा को मत देने का फैसला करें, ताकि वहाँ पे एक राष्ट्र सभा का इलेक्शन हो सके या राष्ट्र सभा का निर्वाचन हो सके, उसकी नियुक्ति हो सके, ताकि वो राष्ट्र सभा को बना सकें। So the children, the liberal reached in Germany also. So the idea of it means ki we can say that it means the idea of liberal reached in Germany also. Then what happened in Germany? Germany declared their what they were going to do. They were going to declare Germany as republic. And many political association included middle class professionals, businessmen, prosperous artisans, and they met at Frankfurt city. They met at Frankfurt city in Germany and to vote for all German National Assembly. यानी मतलब यह है कि इट मीन्स कि बड़ी संख्या में जो जर्मन राजनीतिक संगठन थे, जिसमें मध्यवर्गीय व्यापारी और धन संपन्न कलाकार, ये लोग क्या है, ये लोग फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर सर्व जर्मन नेशनल असेंबली सभा यानी के पक्ष में मतदान का फैसला करने लगे के लिए वहाँ पर मिले। यानी वो चाहते थे कि सर्व जर्मन सभा या असेंबली का फॉर्मेशन या निर्माण हो। Now these are the points, and then next point we are going to discuss about the नेशनल असेंबली, यानी कि जो नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुई वो क्या थी, किस तरह की थी। लेट्स टॉक अबाउट द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड, यानी राष्ट्रीय सभा जो है वो निर्माण हुआ राष्ट्रीय सभा का, एंड व्हाट टाइप ऑफ सभा वाज दैट। Then first point is कि it was organized in the Church of St. Paul in Frankfurt City in 18th May 1848। यानी पहला ये असेंबली कैसी थी? ये असेंबली जो थी ये फ्रैंकफर्ट शहर में 18 मई 1848 को सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। यानी दिस असेंबली वॉज फॉर्म्ड एट सेंट पॉल चर्च इन फ्रैंकफर्ट सिटी ऑन 18th May 1848. Second point of this assembly is that about it constituted 831 elected members, यानी इसमें 831 सदस्य चुने गए। Then third point, it represented the liberal middle क्लास इंटरेस्ट, यानी थर्ड पॉइंट है कि ये ज़्यादातर मध्यवर्गीय उदारवादी विचारधारा को मानते थे। यानी ये जो मध्यवर्गीय उदारवादी विचारधारा था उनका प्रतिनिधि ये ज़्यादातर करते थे। यानी दिस असेंबली रिप्रेजेंटेड, यानी 831 सदस्य जो थे मेंबर्स थे, दे रिप्रेजेंटेड द लिबरल मिडिल क्लास इंटरेस्ट। यानी ये जो सदस्य थे वो ज़्यादातर क्या थे? उदारवादी विचारधारा को का प्रतिनिधि कर रहे थे। Now children, fourth point is that this assembly has drafted constitution। इस असेंबली ने क्या हुआ? एक संविधान बनाया जर्मनी का, और उसने दिस असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसने इस सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक संविधान बनाया। और क्या किया? For what they have drafted to make Germany a constitutional monarchy।
और किस लिए इसने संविधान बनाया? इसने संविधान बनाया, और संविधान क्यों बनाया? ताकि वो जर्मनी को एक संवैधानिक राजतंत्र बना सके, यानी टू मेक जर्मनी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी जर्मनी को संवैधानिक राजतंत्र बनाने के लिए दिस असेंबली हैज ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन. Then fourth point of this topic is Germany offered, when National Assembly was formed, जब National Assembly formed हो गई, तब what happened? Germany has offered the rule, this declared constitutional monarchy, that Germany offered the rule to the King of Prussia, Frederick Wilhelm IV. But what he did, he rejected the offer because he did not become a subject to a elected parliament, because he did not want to become a subject to a elected parliament. Then he joined other monarchs and he started opposing elected assembly. कहने का मतलब ये है कि जर्मनी जब जर्मनी ने असेंबली फॉर्म कर ली, तब क्या हुआ कि संवैधानिक जर्मन देश ने क्या किया, सत्ता की भागदौड़ सबसे पहले प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को सौंपा. लेकिन उसने सत्ता लेने से इनकार कर दिया, नकार दिया. क्यों? क्योंकि वो जो है क्योंकि वो संसद के अधीन नहीं रहना चाहता था. और उसके बदले उसने क्या किया, उसने अन्य राजाओं के साथ वो मिल गया, और उसने क्या किया, जो चयनित संसद था, जो ये इलेक्टेड संसद था, उसका वो विरोध करने लगा. यानी द Frederick Wilhelm, he was offered to rule over Germany when Germany declared republic, when Germany had drafted its constitution. Then what happened? He rejected the offer because he did not want to become a subject or to an elected parliament, and he joined other monarchs and he started opposing elected assembly. यानी जर्मनी ने सबसे पहले प्रशा राजा फ्रेडरिक विल्हेम को सत्ता में रूल करने का ऑफर दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने इनकार कर दिया. क्यों? क्योंकि वो किसी एक इलेक्टेड संसद के, यानी चयनित संसद के अधीन नहीं रहना चाहता था, और उसने अन्य राजाओं का साथ दिया, और फिर बाद में उसने इसी संसद का विरोध करने लगा. Now children, let's and then sixth point of this topic is कि this assembly, at last what happened after that, कि assembly was dissolved. असेंबली जो थी वो डिसॉल्व हो गई. क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट था, ड्यू टू पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, एंड मिडिल क्लास स्टार्टेड अपोजिंग द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स, आर्टिशन, एंड एज अ रिजल्ट दे लॉस्ट देयर सपोर्ट. कहने का मतलब है कि सभा जो थी वो भंग हो गई, यानी संसदीय सभा थी जो वो भंग हो गई. और क्यों? क्योंकि जो ये संसद, पार्लियामेंट था, वो मध्यवर्गीय के अधीन था, और मध्यवर्गीय के अधीन जो संसद था ये मध्यवर्गीय जो था वो मजदूरों और कारीगरों के मांगों के खिलाफ थे. फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो मध्यवर्गीय वर्ग था, ये जो मध्यवर्गीय मिडिल क्लास जो सेक्शन था, उन्होंने इन मजदूरों और कारीगरों का समर्थन खो दिया, जिसकी वजह से सभा जो है वो भंग हो गई. So children, these are the points of National Assembly. Now we are going to study about our next topic, that is the role of women in nationalist struggles in 1848. यानी हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक कि राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष में महिलाओं का योगदान या भूमिका. Now the first point of this topic is, अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से वुमेन का पार्टिसिपेशन. Now children, before starting this topic, let's clear one thing कि when assembly was forced to dissolve, जब assembly जो है वो भंग हो गई, then what happened, the parliament was dominated by middle class, as I told you, and they were against the demands of the workers association, और result क्या हुआ कि they lost their
सपोर्ट। लेकिन ये सब चीज़ों के बावजूद भी, ये सभा भंग होने के बावजूद भी जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो आंदोलन था वो चलता रहा, क्योंकि जो सभा जो ये प्रशा का जो राजा था, जो प्रशा की जो चीज़ राजा था, वो उसने क्या किया, उसने इस आंदोलन को आगे ही बढ़ाया उसने। एंड देन व्हाट हैपन, उसके बाद जो है रिवॉल्यूशन went on and then next topic we are going to discuss about the issue of women role in national struggles. So अब हम ये, it is very important to study about the contribution of women, about the participation of women in the nationalist struggle, which was also the can be the part of revolution. तो बच्चों, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों और उनके राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने का जो एक विषय है वो भी एक क्रांति का हिस्सा था। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज कि लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशन, यानी उस समय जब रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा था 1848 में, तो बहुत अधिक संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया क्रांति में। सेकेंड इज they formed political association, newspaper, journals, and they took part in the political meetings, demonstrations in 1830-1848 revolutions। यानी कहने का मतलब है कि जो महिलाएं थी उन्होंने अधिक संख्या में रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपना राजनीतिक संगठन, अखबार, पत्रिका को भी प्रस्तावित किया, बनाया। उन्होंने बहुत से राजनीतिक सभा प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया जो कि 1830 और 1848 की क्रांति में था। यानी 1830 और 1840 की क्रांति में उन्होंने बहुत सारे राजनीतिक संगठन भी बनाए, अखबार पत्रिकाओं का भी संचालन किया, बहुत सारे राजनीतिक सभा और प्रदर्शन में भी हिस्सा लिया। दे स्टार्टेड टेकिंग पार्टिसिपेशन इन डेमोन्स्ट्रेशन, रैलीज, एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग पॉलिटिकल एसोसिएशंस, दे स्टार्टेड forming newspaper, journal, and they began a revolution for their political rights or in the nationalist movement. Now, next point is that कि despite of this participation of women in nationalist struggles, there was one problem with them, कि despite this women participation, they denied from their suffrage rights. Suffrage, as I told you, कि what is a suffrage? Suffrage is the right to vote, यानी मत देने का अधिकार. So despite of the participation of women in the nationalist movement, they denied from their suffrage rights, यानी they were not allowed to vote for all German National Assembly, and they treated as merely as observers at Frankfurt Parliament. यानी कहने का मतलब ये है कि डिस्पाइट दिस women were denied from suffrage rights during the election to the all German National Assembly, and they were merely admitted as observers. यानी it means कि जो महिलाएं थीं उनके भूमिका योगदान के बावजूद भी जो महिलाएं थीं उनको मताधिकार से वंचित किया गया। वे सिर्फ ताकि वे सर्व जर्मन राष्ट्रीय सभा को वोट नहीं दे सकती थी क्योंकि उनके पास मताधिकार नहीं था। वो सिर्फ फ्रैंकफर्ट संसद में मूक दर्शक की तरह उनको ट्रीट किया जाता था, या उनको उसी तरीके से उनको देखा जाता था कि वो सिर्फ फ्रैंकफर्ट संसद मूक दर्शक की हिस्सा बनी थी, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। उस सभा, उस जनरल असेंबली का वो वोट नहीं दे सकती थी। बट सो चिल्ड्रन, लेकिन तो बच्चों, वुमेन हैड लिबर्टी। वुमेन यानी महिलाओं को आज़ादी थी किस में? टू पार्टिसिपेट इन रिवॉल्यूशन, यानी क्रांति में भाग लेने की उनको आज़ादी थी, बट नॉट इक्वालिटी इन पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट में उनको बराबरी नहीं थी। उनको लिबर्टी तो थी लेकिन उनको इक्वालिटी नहीं थी। लिबर्टी इन व्हाट सेंस? लिबर्टी इन द पार्टिसिपेशन ऑफ रिवॉल्यूशंस, बट नॉट इक्वालिटी इन पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट में इक्वालिटी क्यों नहीं थी? इन द सेंस क्यों इक्वालिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको सफरेज का राइट नहीं था, यानी उनको मत देने का अधिकार नहीं था, राइट टू वोट नहीं था, मताधिकार उनको नहीं दिया गया था। दैट इज वाई दे डिड नॉट हैव इक्वालिटी इन पार्लियामेंट, बट दे हैड लिबर्टी इन रिवॉल्यूशन। लेकिन वो रिवॉल्यूशन में हिस्सा ले सकती थी, उनके पास ये आज़ादी थी।
Now children, but what happened? लेकिन in spite of all these shortcomings, in spite of all these things, they did not diminish. यानी they did not diminished, and this, in spite of these shortcomings did not diminish their role in the national struggles. लेकिन उनकी इन कमियों के बावजूद भी, इन सब कमी होने के बावजूद भी, जो महिलाओं का जो योगदान था, जो रोल था राष्ट्रीय आंदोलन में, वो उनकी छवि को कम नहीं कर सकता. ये कमियां जो हैं उनकी छवि को कम नहीं कर सकती या धुंधला नहीं कर सकती है, क्योंकि दे हैड पार्टिसिपेटेड अ लॉट इन द रिवॉल्यूशंस इन 1848. नाउ व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन? ये रिवोल्ट जो हुआ उसका रिजल्ट क्या हुआ? क्या हुआ उसका रिजल्ट? कि जब हुआ कि जब ये स्ट्रगल शुरू हुआ तो व्हाट वाज द रिजल्ट? नाउ ऑल्दो कंजर्वेटिव फोर्सेस tried to curb the feelings, although the conservative forces tried to curb the feelings of nationalism, but the revolution never stopped. मतलब कहने का मतलब है कि रूढ़िवादी विचारधारा जो है, बहुत सारे उदारवादी राष्ट्रीय विचारधारा को दबाने की उसने कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और रिवॉल्यूशन, क्रांति जो है वो बढ़ती ही गई, वो चलती ही गई. और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एट लास्ट monarchs they began to realize that revolution could be end through concession and chance given to middle class or liberal nationalist रिवोल्यूशनरीज. यानी कहने का मतलब ये है कि इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब रूढ़िवाद उदारवादी विचारधारा को दबा नहीं पाए, तब क्या हुआ, राजा, बहुत सारे राजा जो थे, उनको ये अनुभव होने लगा, उनको ये महसूस होने लगा कि क्रांति को समाप्त किया जा सकता है. कैसे? उदारवादी राष्ट्र क्रांतिकारियों को रियायत देकर. यानी द कंसेशंस शुड बी गिवन टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज. तभी उनका ये क्रांति, जो ये प्रोटेस्ट है, ये रिवोल्ट है, वो समाप्त होगा. देयरफॉर क्या हुआ? देयरफॉर व्हाट हैपेंड? देयरफॉर इन 1848 राजतंत्र यानी ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप, दे इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेस. व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस? लाइक सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर एबॉलिश. सर्फडम कहने का मतलब है कि जहाँ पे जो गरीब मजदूर होते थे, किसान होते थे, उनको फोर्स किया जाता था दूसरों की ज़मीन पे काम करने के लिए, और कभी कभी उनको सैलरी मिलती थी, वेतन मिलता था, और कभी कभी ऐसा होता था कि विदाउट सैलरी यानी बिना वेतन के उनको काम करने के लिए मजबूर करना पड़ता था ऑन द लैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स. ये सर्फडम था. तो इस तरह के चेंजेस जो सोसाइटी में, ये जो थी बुराइयां थी, इवल्स थी, तो 1848 में जो ऑटोक्रेटिक रूल था ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप का, उन्होंने इस तरह के परिवर्तन किए. कैसे परिवर्तन किया? कि सर्फडम यानी दासत्व, भूदासत्व और बॉन्डेड लेबर को उन्होंने ख़त्म किया. यानी भूदासत्व को और सर्फडम को उन्होंने ख़त्म किया, अबॉलिश किया. सो चिल्ड्रन, in 1848, and what happened? कि autocratic rule of central Eastern Europe began to introduce the changes like serfdom and bonded labor were abolished. तो इस तरीके से चिल्ड्रन जो है तो इस तरह के चेंजेस जो हैं वो यूरोप में, या इस तरह के चेंजेस राजतंत्र ऑटोक्रेटिक रूल ने किए टू स्टॉप द रिवॉल्यूशन या टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ रिवॉल्यूशनरीज. सो ये हम कह सकते हैं ना कि रूढ़िवाद विचारधारा ने, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि रूढ़िवाद विचारधाराओं ने आंदोलनों को दबाने की कोशिश तो की, पर आंदोलन नहीं रुके. और बहुत जल्द जो है राजाओं को ये महसूस हो गया, ये जो है ये समझ में आने लगा कि इन क्रांतियों का अंत उन्हें रियायतें देकर ही ख़त्म किया जा सकता है. इसलिए 1848 के बाद मध्य और जो है मध्य यानी मिड सेंट्रल और पूर्वी, मीन्स मध्य यानी सेंट्रल और पूर्वी यानी ईस्टर्न यूरोप में उन्होंने क्या किया? यूरोप में निरकुंश शासक यानी जो ऑटोक्रेटिक था, निरकुंश शासक जो था, शासन जो था वो समाप्त हो गया. और उसने क्या किया कि भूदासत्व, जो कि जैसा कि एज आई टोल्ड यू कि वर्कर्स एंड लेबर्स एंड फार्मर्स एंड पीजेंट्स वे फोर्स टू डू वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स. यानी जो धनी ज़मींदार होते थे, उनकी ज़मीनों पे जो है वो किसान मज़दूरों को दबाव किया जाता था कि उनकी ज़मीनों पे वो काम करें. तो ये भूदासत्व यानी सर्फडम और बंधुआ मजदूरी यानी बॉन्डेड लेबर को उन्होंने क्या किया?
ख़त्म किया यानी समाप्त किया. So these type of changes were made in 1848 to put an end of the revolution started in 1848. So children, we will stop here, and in this lecture we will discuss our next topic. So take care of yourself and goodbye.